ठीक है। देखो पहला क्या है कि नॉर्मली हम प्रिंट कैसे करते हैं, हाय कोई भी एलिमेंट लिखना है वो, उसके बाद कॉमा देके एक और एलिमेंट लिखना है वो, या कॉमा देके जो जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूरी पूरी स्ट्रिंग हमने लिख दिया। इसमें दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो मुझे कोई वैल्यू लिखनी है इसमें, तो उसमें मुझे बार बार कॉमा लगाना पड़ेगा, और कॉमा से स्पेस आता है, मान लो मैं स्पेस नहीं लगाना चाहता हूँ तो कॉमा से स्पेस आ जाएगा, तो फिर या तो मुझे सेपरेट से हटाना पड़ेगा या फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। ठीक है, तो उसके लिए बस एफ स्ट्रिंग्स होते हैं, जनरली एफ स्ट्रिंग्स ही काम में आते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग दो टाइप के होते हैं, एक एफ स्ट्रिंग होता है और फॉर्मेटेड वाला होता है। ठीक है, तो मैं पहला बता देता हूँ। ऐसे एफ स्ट्रिंग में क्या होगा कि हम प्रिंट के अंदर एफ लिखेंगे और उसके अंदर एक ये खोलेंगे, सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे, जनरली सिंगल इन्वर्टेड ही खोलते हैं। उसके बाद हम अंदर जो भी लिखना है सेम टू सेम प्रिंट होगा। अब मान लो हमें वैल्यू डालनी थी, हमारी दिक्कत क्या हो रही थी, हमें वैल्यू डालनी थी। ठीक है, अब जैसे हम वैल्यू डालेंगे तो हम वैल्यू डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगी। अब मान लो मुझे स्पेस नहीं देना है तो स्पेस में बैक कर दूंगा, लेकिन ये चीज हम नॉर्मल प्रिंट में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कॉमा देना पड़ेगा। तो कोई वैल्यू देना जैसे नेम वैल्यू, उसके लिए हमें कॉमा देना पड़ेगा, तो वहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा। हम चाहे चाहे स्पेस नहीं आए या आए, या कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहें, वो हम फॉर्मेट प्रिंटर में यूज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, और कोई वैल्यूज डालनी तो हम वैल्यूज को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ये होती है फॉर्म एफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, बहुत ईजी है, जस्ट हमें जो भी वैल्यू लिखनी है वो मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, और जो भी हमें एग्जैक्टली प्रिंट करना है, जैसे हाय लिखा है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉमा है, बीच में स्पेस है, ठीक है, इसको हम बस इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे एज इट इज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले हाई को लिख रहे थे, फिर कॉमा लगा रहे थे, फिर नेम लिख रहे थे, फिर कॉमा लगा रहे थे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क बीच में स्पेस दे रहा है क्योंकि यहाँ हमने कॉमा लगाया है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन स्पेस नहीं दे रहे क्योंकि हमने यहाँ स्पेस नहीं लिखा है बीच में। यही अंतर है मेजर मेजर नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है एफ प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है, ये समझो, देखो ये भी ऐसे बना सकते हैं, मतलब जो भी वैल्यूज हमें लिखनी है, ठीक है, वो अब देखो अगर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो नेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो नेम, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ एफ नहीं लगा, मैं सोचूं गलत नहीं रहा है, यहाँ एफ एफ नहीं लगा है। अगर यहाँ पे एफ लगा होता तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू वो देता है, यहाँ एफ नहीं लगा है, मैं वही सोचूं गलत आउटपुट कैसे दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ लगा होता तो नेम के अंदर का जो वैल्यू वो देता है, यहाँ पे एफ लगा है लेकिन यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स से दोनों आउटपुट गलत आ रहे हैं, डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट टेक टू फ्यू अदर एग्जांपल देते हैं। एल और बी मान लो हम इनपुट करा रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे करना है कि लेंथ प्रिंट करनी है, ब्रेथ प्रिंट करनी है, एरिया प्रिंट करना है। बस हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो लिखना है सेम टू सेम लिख देंगे, और वैल्यू के लिए कर्ली ब्रैकेट में जो वैल्यू डालनी है वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसी ब्रेथ वाला भी करेंगे। और अब रेक्टेंगल का एरिया करना है, मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, वो करके हमें देगा। एल इंटू बी करूंगा तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 20 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 5 थी वैल्यू। ओके, बहुत इजी चीज है, बस आपको एफ है, एफ के आगे सिंबल कॉमर्स लगाना है आपको, और फिर लगाने के बाद उसके बीच में जो भी लिखना है वो लिख देना है, स्पेस एफ देना का ही मतलब देना क्या होता है? है, फॉर्मेट के लिए, जस्ट फॉर्मेट के लिए। तो मालूम कैसे चलेगा कि हम फॉर्मेट वाली प्रिंटिंग स्टेटमेंट कर रहे हैं, एफ स्टेटमेंट कर रहे हैं। ओके, सिर्फ इसलिए होता है, डिफाइन करने के लिए, उसे मालूम चले ना कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। मालूम, जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वैसे एफ होता है डिफाइन करने के लिए कि हम ये वाली टाइप की प्रिंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। ओके, अब जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा वो सिर्फ देखो यहाँ पे हमने स्लैश टी दिया, स्लैश टी एस्केप कैरेक्टर था जो एक टैब बढ़ाता है, बीच में स्पेस बढ़ा जाता है। तो देखो पहले यहाँ कर रहे हैं एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है, फिर मल्टीप्लाई लिखा है हमने, मतलब एक्स बनाया बड़ा वाला, यानी मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा। हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर आई की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी 1 आ गई, फिर एक टैब दिया है हमने, यानी स्पेस देके टैब दिया तो बीच में टैब आ गया, मतलब टैब मतलब एक स्पेस टैब वाली 4 कैरेक्टर रखी होती है वो, इजिकल्स टू दिया है, टैब बना दिया, दोबारा आ गया, फिर करली ब्रैकेट्स हमने एक्स इंटू आई लिख दिया, तो पूरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 की टेबल बन गई हमारी। ठीक है, बस जनरली इसलिए यूज होता है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को वैल्यूज के साथ लिख सके बिना किसी इनकन्वीनियंस के लिए, उसके लिए फॉर्मेट होता है। ओके, ये भी ऐसी है, डॉक्टर डॉट स्पेस, और ऐसे अगर हम इसको लिखते हैं नॉर्मल प्रिंट में तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें कहीं कहीं, जैसे बहुत से एक दो चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट में, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को करेंगे तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, उसके लिए हम एफ यूज़ करते हैं। जनरली मैं भी एफ तभी यूज़ करता हूँ जब इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, वरना नॉर्मली प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ करे जा सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा फॉर्मेट पूरा, मतलब ये एक टाइप का फॉर्मेट ही प्रिंट के अंदर ही डॉट फॉर्मेट करके लगाना पड़ता है इसको। इसमें क्या हमें डायरेक्ट पूरा पूरा जो लिखना होता है स्ट्रिंग्स के अंदर लिख दिया, उसके आगे डॉट फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट दिया है तो हमने फॉर्मेट के अंदर ब्रैकेट में एक वैल्यू दे दी। अगर दो देंगे, जैसे यहाँ पे दो, एक दो तीन कर्ली ब्रैकेट्स है तो हमने 3 वैल्यूज दे देंगे। अब देखो पहली वाली वैल्यू पहले खाली स्पेस में जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे खाली स्पेस में जाएगी, तीसरी वाली वैल्यू तीसरे खाली स्पेस में जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा,
कि x की जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाई ये सेम टी वाला 3 वाली टेबल बन जाएगी। ठीक है, जनरली बस फॉर्मेट इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे फ्रूट 1 है एप्पल, फ्रूट 2 है बनाना, खाली एक ये है एंड खाली एक ये है आर फ्रूट्स। ठीक है, डॉट फॉर्मेट लगाया, दो वैल्यूज दे दी, पहली वैल्यू खाली पहले वाले में, दूसरी वाली दूसरी खाली वैल्यू में। जस्ट जनरली ये इसलिए होता है कि हमें बहुत सारी वैल्यूज देनी है तो हमने डिफाइन करना होता है, एक साथ हम लगातार दे देते हैं बाद में। ओके, और अगर ऐसे मान लो कि मेरे पास वैल्यूज इंटरचेंज करनी होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 करके अलग अलग वो दे सकते हैं इंडेक्सिंग की, ये वाला 0 इंडेक्स ये लेगा या ये वाला 1 इंडेक्स लेगा। मान लो कि हमें इंटरचेंज करना है तो हम 1 और 0 दे देंगे। ओके, ठीक है। अब जैसे पाई अप्रॉक्स, जैसे हम फॉर्मेट में कर सकते हैं कि पाई अप्रॉक्स की वैल्यू से हम देंगे। ठीक है, तो पहले से अगर 22 डिवाइड बाई 7 लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन इतना बड़ा स्टेटमेंट देगा, क्योंकि पाई की वैल्यू डिफाइनाइट नहीं है कि कितने डेसिमल्स होते हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे जा सकते हैं, तो एक पाई मतलब पाइथन ने अपनी डिफॉल्ट वैल्यू बना रखी है कि इतनी डिफॉल्ट इतने डेसिमल तक डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही डेसिमल तक हो, तो हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो ये एफ वाला है। ठीक है, फॉर्मेट वाला नहीं, एफ वाला है, मतलब दोनों का नाम वैसे फॉर्मेट ही होता है, लेकिन डॉट फॉर्मेट वाला अलग है और एफ नॉर्मल वाला अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम अपनी करली ब्रैकेट में हमने वो अपना जो भी इंटीजर है उसको लिखा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू में आएगा, तो हम इसके आगे ये लिखेंगे। देखो इसके आगे हम लगाएंगे कॉलन, सिंटेक्स है डॉट 2df 2f। ठीक है, इससे इसका मतलब होगा 2 डेसिमल तक जाना, 2 फ्लोट तक जाना है आपको, तो ये आउटपुट में 2 ही तक देगा। अगर मैं 3 तक का लिखेंगे हम तो 3 तक देगा। ओके, हुआ क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, इनपुट करते हैं बहुत सारा काम करने के लिए। तो अब आते हैं मैथ लाइब्रेरी पे और रैंडम लाइब्रेरी पे। जनरली मैथ लाइब्रेरी में हम कॉस, टेन, साइन, पावर, स्क्वायर, रूट ये सब ले सकते हैं, तो बहुत इजीली हमें दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम ले रहे हैं, इस पे इंपोर्ट कर लिया हमने मैथ्स लाइब्रेरी को, x इज टू 0 हमने वैल्यू ली, n को हमने चलाया 1 से लेके 6 तक, यानी 1 से लेके 5 तक चलेगा। ठीक है, अब हमने मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट, ये सिंटेक्स है, मतलब हम पहले जो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी उसको लिखेंगे डॉट, उसका जो फंक्शन है इसको SQRT, इसका फंक्शन है मैथ्स का जो स्क्वायर रूट निकालता है। तो हम क्या करेंगे, 2 + x करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और प्रिंट कर देंगे अपना ये यूज करके। और इसलिए को हमने डॉट 3f लगा रहे हैं, मतलब 3 डेसिमल तक प्रिंट करना चाहते हैं हम। तो देखो ये क्या करेगा, n प्रिंट कर रहा है पहले, फिर कॉमा कॉमा लगा रहा है। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू n प्रिंट कर रहा है, कॉमा लगा रहा है, सेम टू सेम वैसी वैसी प्रिंट। देखो इसके अंदर कॉमा लगाएंगे तो कॉमा प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट नॉर्मल प्रिंट स्टेट में कॉमा लगाएंगे तो हमें उसका कॉमा के लिए एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा कॉमा का। ठीक है, तो बस यही एक कन्वीनियंस है फॉर्मेट वाली प्रिंटिंग का, कि हमें दिक्कत नहीं होती बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स, वैल्यूज एलिमेंट्स को मिक्स करने के लिए, ऐसे कहाँ स्पेस देना है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ वैल्यू देनी है उसके लिए। ठीक है, तो हमने अपना मैथ्स इंपोर्ट करा, उसके बाद डॉट SQRT से जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो लिख दिया। ठीक है, ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, देखो नॉर्मली फंक्शन है। ठीक है, देखो रैंडम, रैंडम चॉइस में क्या होगा, या तो एच या टी में कुछ भी कर लेगा चूज। देखो फॉर आई इन रेंज एन टॉस इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस एच कॉमा टी, इफ टॉस इज इक्वल टू एच हेड प्लस इक्वल टू 1, और प्रिंट कर देगा हेड, नंबर ऑफ हेड और उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रैंडम भी एक अपनी लाइब्रेरी है, ऐसे रैंडम से हम कुछ भी रैंडम के बहुत सारे रैंड डॉट रैंड इंट, तो इंटीजर लगाता है वो। रैंडम डॉट चॉइस से रैंडम जो भी होता है स्ट्रिंग, उसकी किसी चॉइस ले लेता है वो। ठीक है, तो जन देखो देखो यहाँ पे रैंड डेटा आ गया। ठीक है, तो जनरली बस इसलिए होता है, ये कोई खास काम में नहीं आते, लाइब्रेरीज हैं अलग अलग फंक्शंस पे अलग अलग काम करती हैं वो। ठीक है, हम अपने अपने थर्ड वाले वीक के लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब ये वाला पढ़ेंगे, उसका अपना वो जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में पूछा था किसी ने, वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे मैथ्स डॉट पावर यूज हुई है। देखो हमने मैथ्स को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद एन इंटीजर एक इनपुट लिया। ठीक है, अब कांस्टेंट इज इक्वल टू एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें मैथ्स डॉट पावर लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पावर में 2 है और पॉइंट कॉमा 0.5 -1। ठीक है, ये अपनी स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए एन का स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें 1 दे रहे हैं, फॉर आई इन रेंज एन तक चलेगा ये। एन जो इनपुट लिया था, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ऐसे करते करते हम इसको कर देंगे और प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, अब है मतलब जनरली बस बेसिक फंक्शन है कि हम कैसे यूज, कैसे लिमिट्स बताया तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी को, ऐसे मैथ्स को लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करके। ओके, अब है हमारा रिकर्शन रिलेशन। ओके, रिकरेंस रिलेशन। ओके,
अब देखो इसका मतलब है कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो पढ़ते हैं इसको स्टार्टिंग से। अनदर फैक्ट फॉर एवरी नंबर n दे आर यूनिक इंटीजर x एंड y सच दैट फॉर n इज इक्वल्स टू 1 और दिस इज ऑब्वियस x इज इक्वल्स टू -1 कॉमा y इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ तो दिया है ऐसे √2 - 1 की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डॉट √2। ठीक है, तो उन्होंने कुछ तो स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं। ठीक है, बस इसी के लिए क्या है लूप्स लगा दी इन्होंने। यहाँ पे क्या करा, इनपुट लिया एक्स एन लिया, एक वाई एन लिया और एक को -1 और 1 दिया। अब इन्होंने n-1 तक चलाया। ठीक है, ये सीक्वेंस की लेंथ दी है इन्होंने। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, x और y को क्या वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, 2 इंटू वाई एन माइनस एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वाई। मतलब जनरली जो है स्टेटमेंट करना है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट इन्हें बनाना है जस्ट उसको लूप की हेल्प से फॉलो कर दे। तो मतलब रिकर्शन रिलेशन मतलब बार बार हम उस चीज़ को रिकर्सिवली मतलब चला रहे हैं। रिकर्शन अलग होता है लेकिन ये रिकर्श मतलब एक टाइप का वही है, लूप ही एक टाइप का। ठीक है, रिकर्शन अलग होता है लेकिन जनरली मानो कि हम इसको बार बार चला रहे हैं लूप के अंदर, बस इतना है, कुछ खास आता नहीं है ये। ठीक है, और इसका एक मतलब अलग वर्जन आता है, वो पीडीएसएम होता है, वो मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है इससे। उसमें क्या होता है कि हम हमारा जो कोड है वो कितनी बार चल रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन वो चीज़ अलग होती है। ठीक है, तो जनरली इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसमें कोई खास क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, रेशनल अप्रोक्सीमेशन कितनी बार डिवाइड हो रहा है, बस अप्रोक्सीमेट है। दिस इज टर्न एम्प्लॉयड वे टू √2 यूजिंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई मतलब काम का ऐसा है नहीं। क्या क्वेश्चन था काम दिया हमारा, हाँ ये रहा। ठीक है, अब देखो मैं ये क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ। वैसे हमने एज इनपुट करा ली। ठीक है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे एज इनपुट करा ली, ठीक है, जैसे मान लो एज हमारे पास 20 हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डेट ऑफ बर्थ इनपुट कराई इसी फॉर्मेट में, सेम टू सेम। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ इनपुट हो गई लेकिन किस में आएगी, वो स्ट्रिंग में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लैशेस भी लगे हैं और हमें एक साथ उसको कंबाइन भी करना है। ठीक है, अब इसमें स्प्लिट फंक्शन हम यूज करके दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, अब डेट कॉमा मंथ कॉमा ईयर को हम कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट फंक्शन यूज करके। ठीक है, फिफ्थ बर्थडे के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके ईयर में +5 कर देंगे। इजी कॉन्सेप्ट, इजी है। लास्ट बर्थडे क्या करेंगे हम, जो भी एज है, अब जैसे मान लो कि किसी का बर्थडे है 2000 ईयर में। ठीक है, जैसे मान लो 1 जनवरी 2000 में है। ठीक है, अब मान लो उसकी एज है 20 ईयर्स की, तो उसका सबसे रिसेंट बर्थडे कौन सा होगा। ठीक है, उसका सबसे रिसेंट बर्थडे कौन सा होगा, जो एज है और उसका डेट ऑफ बर्थ ईयर ऐड कर देंगे। तो यानी हम 2001 जनवरी 2020 में 20 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा उसका डेट ऑफ बर्थ, 1 जनवरी 2020, तो उसका वो लेटेस्ट बर्थडे हो गया। ठीक है, 10th मंथ में क्या करेंगे हम, बस 10 मंथ्स जो है इसमें ऐड कर देंगे मॉड्यूल लगा के, और ईयर में भी डबल इंटीजर से डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ अभी। जैसे हमने कराया एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं क्या था हमारा, DOB, हाँ, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, अब हमें इसको कौन से फॉर्मेट में हमें करनी है, हमें करना है इसे DD/YY/ सॉरी DDY month/YY। ठीक है, इसमें करनी है हमको। अब हमें एज और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट करना है, देखो पहले हमारे पास एज आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब हम निकालते हैं पहले क्या था हमारा पहले, हाँ फिफ्थ ईयर था ना, फिफ्थ बर्थ निकालते हैं पहले। तो हमारा फिफ्थ बर्थडे हुआ, फिफ्थ बी-डे। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम पहले एक और वेरिएबल बनाते हैं डेट करके। ठीक है, डेट करके स्प्लिट बनाए। अब हम क्या करेंगे, DOB डॉट स्प्लिट डी, देखो अब स्लैश स्लैश से आ रहा है तो हम स्लैश से स्प्लिट करेंगे। तो हम लिखेंगे DOB डॉट स्प्लिट, स्प्लिट में क्या वैल्यू डालेंगे हम, स्लैश। ठीक है, अब स्लैश से स्प्लिट हो गया, मतलब अब इसमें क्या आएगा, मतलब एक लिस्ट बनेगी डेट, जिसका पहला एलिमेंट डेट होगी, दूसरा एलिमेंट मंथ होगा, और तीसरा एलिमेंट वाई ईयर होगा। ठीक है, अब इसको इंट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो इंट में हम लिख देते हैं। फिफ्थ बर्थडे हम कैसे बनाएंगे,
फिफ्थ बर्थडे के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले या तो ऐड कर देते हैं दोनों को। स्ट्रिंग ही बनाना है, हमें स्ट्रिंग ही तो करना है, बस इंट को ऐड कर देंगे। देखो समझाता हूँ, देखो डेट ऐसी की ऐसी रहेगी, बस हमें ईयर प्लस 5 करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, डेट ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेट एक हमारी लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट ये डेट था। इसका वेरिएबल नाम डी कर देता हूँ मैं चेंज करके, वरना कंफ्यूजन होगा सुनने में। ठीक है, हमारा डी एक लिस्ट है, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट डे है हमारा, कौन सी डे है, दूसरा एलिमेंट मंथ है, और तीसरा एलिमेंट ईयर है। इसको हमने स्लैश से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्लैश से स्प्लिट हो गया तो डी में वो लिस्ट आ गई अपना डे कॉमा ऐसा करके। 0th एलिमेंट कौन सा हुआ, डे, तो हमें ये करना था, हम प्लस कर देंगे इसको। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, मंथ, तो हम डी ऑफ 1 कर देंगे। अब देखो, अब हमें करना है +5 करना है, तो +5 करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको इंटीजर में बनाएंगे, ईयर को +5 करके फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो str। अब पहले str बन जाएगा, मतलब सबसे आखिरी में क्या str बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंट ऑफ d2। ठीक है, इंट ऑफ d2 हमारा स्पेस +5। ठीक है, इसका इसका स्टेटमेंट मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहा होगा। देखो, हम फिफ्थ बर्थडे बना रहे हैं, ठीक है, उस फिफ्थ बर्थडे में पहले हमने 0th एलिमेंट ले लिया। देखो, डी एक लिस्ट है, ठीक है, डी लिस्ट का बताया मैंने, पहला एलिमेंट डे, दूसरा एलिमेंट मंथ, तीसरा एलिमेंट ईयर, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कराए स्लैश से। ठीक है, अब देखो, हमें फिफ्थ बर्थडे आने के सिर्फ ईयर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डेट सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, बीच में स्लैश भी डालना रहेगा, तो वो हम क्या कर रहे हैं, स्लैश डालें क्या, रुको, स्लैश भी डाल देते हैं, या हाइफन डाल देते हैं, ऐसा करते हैं, हाइफन डाल देते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया इसमें हाइफन। ठीक है, ओके, यहाँ पे डेट प्रिंट हो गई, मंथ प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। देखो, हमें ईयर में +5 ऐड करना है, लेकिन ये हमने इनपुट लिया स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में इनपुट लिया तो पहले इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसे दोबारा स्ट्रिंग में ऐड करना पड़ेगा। पता है क्यों, अगर स्ट्रिंग में ऐड नहीं करेंगे तो ये दोनों, ये सब स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को इनपुट के साथ ऐड नहीं कर सकते, कंपैटिबल नहीं होगा, वो कंपैटिबिलिटी इशू के साथ एरर दे देगा, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, प्रिंट कराना भूल गया मैं, अगर हम प्रिंट करेंगे फिफ्थ बर्थडे, एक सेकंड, स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने, नहीं आई क्या स्पेलिंग, अच्छा मैंने इनपुट ही नहीं दिया है, सॉरी माय बैड। देखो, मान लो 20 है, और डेट ऑफ बर्थ है 101, लिखता हूँ 01/01/200। देखो, आ गए हमारा 5 साल ऐड किया, 2005 आ गया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब लास्ट बर्थडे के लिए हम बस यहाँ 5 ऐड करने के, पता है बदले क्या कर देंगे, एज ऐड कर देंगे, इजी। यहाँ पे हम दोबारा देते हैं, ऐसे मान लो दोबारा देते हैं 20, और 01/01/2000। और देखो, यहाँ पे हम 4 दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गया, 20 ऐड हो गया। ठीक है, इजी हो गया, डन। कौन से मटेरियल डाउनलोड करना है, ये इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी बात हो रही है क्या? हाँ, शायद सर उसी की बात कर रहे हो वो। अच्छा, मैं लिंक दे देता हूँ, जनरली नोट्स हैं, तो वो सप्लीमेंट्री कंटेंट से मिले होंगे शायद। चलो, मैं इसका लिंक दे देता हूँ। ओके ओके, डाउट हुआ क्लियर, इजी था, आया समझ में जिसका भी डाउट था? हाँ क्लियर है, हाँ क्लियर हो गया। ओके, और कोई डाउट किसी का पूछो भाई, डाउट सेशन चल रहा है अभी। सर डाल रखा है कोड में, सबसे कहाँ पहले डाला? कोड नहीं है, सबसे पहले चैट बॉक्स में। सबसे पहला, अच्छा ओके ओके, वेट, अरे भाई कंट्रोल, कहाँ खो गया भाई ये रहा। ठीक है, क्या डाउट है, v इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, एक 0 है, n इज इक्वल टू इनपुट एक नंबर दे रहे हैं, वाइल n नॉट इक्वल टू 0,
टोटल प्लस इक्वल टू एन, ठीक है, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट। सर ये वाली समझ नहीं आई। n इज इक्वल्स टू इन इनपुट। ठीक है मैं समझाता हूँ। देखो ये कोड क्या कर रहा है, पहले एक टोटल हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है, एक नंबर इनपुट करा रहे हैं हम, अगर वो नंबर 0 नहीं है तो ये चलेगा कोड, ठीक है, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, यानी जब तक n 0 नहीं है तब तक ये कोड चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक बार इनपुट लिया हमने, ऐसे मान लो मैंने 5 इनपुट दिया, चला, उसने चेक करा कि भाई 5 है क्या, नहीं 5 नहीं है, तो क्या करा, टोटल में n की वैल्यू ऐड कर दी, प्लस टोटल प्लस इक्वल टू n का मतलब टोटल में वैल्यू, तो v टोटल आएगा यहाँ पे, या तो यहाँ से v हटाऊँ मैं, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, टोटल में प्लस इक्वल टू n हो गया, नहीं n को ऐड कर देगा टोटल में जितनी बार n देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम n दोबारा इनपुट मांग रहा है वो हमसे, दोबारा इनपुट में हम जब तक 0 नहीं देंगे वाइल चलता रहेगा ऐड करता रहेगा टोटल में, ठीक है। जैसे हम 0 दे देंगे वो टोटल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसको रन करा के दिखाता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 15 वैल्यू देता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसने ऐड कर दी, फिर मैं वहाँ पे मान लो 16 वैल्यू देता हूँ, कुछ भी वैल्यू देता रहता हूँ मैं। अब ऐसे मान लो कि मेरा मन भर गया वैल्यू देता, मैं 0 दे देता हूँ तो वो प्रिंट कर देगा हमारा टोटल। इजी। यहाँ की डाउट क्या आ रहा था बताओ मुझे, समझाओ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं थोड़ा फॉर और वाइल में कंफ्यूज हो रहा था, पर अब अच्छा देखो, वाइल जब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, कंडीशन तब फॉल्स होगी, यहाँ का देखा n नॉट इक्वल टू 0, यानी कंडीशन ट्रू है, n नॉट इक्वल, जब तक 0 नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जैसे हम 0 दे देंगे। वाइल जब तक चलता रहेगा, जब तक, देखो वाइल में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो वाइल में पढ़ो, पहला लाइन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है जो भी हम नंबर बार बार इनपुट करा रहे हैं, दूसरा क्या बार बार इनपुट ले रहा है ताकि कंडीशन बार बार चेक कर सके। देखो वाइल में एक तरीके कंडीशन अलग होती है, हम एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है पहले से 10 और फिर हम -1 करते हैं जब तक वो प्रिंट करते रहे, वो तो 5 4 की तरह हो गई, ठीक है। इसमें कर रहा है बार बार इनपुट ले रहा है, बार बार कंडीशन चेक कर रहा है, वाइल में कंडीशन चेक होगी बार बार, हमेशा कंडीशन चेक करता है। देखो जैसे ही मैंने इतनी सारी वैल्यूज देता रहा, वो चलता रहा, बार बार इनपुट लेता रहा, मुझसे इनपुट लेता रहा, ठीक है। जैसे ही मैंने 0 दिया उसने प्रिंट कर दी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने इनपुट नहीं दी, प्रिंट हुई है। जैसे मैं दिखा यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते बता देता हूँ मैं कि द टोटल इज, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ 15 14 ऐसे करके बहुत सारी वैल्यू देता हूँ भाई, ठीक है। और मैं जैसे ही 0 एंटर करूँगा, एक सेकेंड, जैसे ही 0 करूँगा, देखो सारा इसने टोटल बना के दे दिया मेरे को, ठीक है। आया समझ में। तो बार बार वाइल कर रहा है कि जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं होगी चलता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स चलाते रहो, चलता रहेगा। और जैसे ही हम उसे 0 देंगे यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो गया नहीं, वाइल टूट गया तो अगली लाइन पे आ जाएगा, वाइल से हट के अगली लाइन पे आ जाएगा। आया समझ में, अभी भी डाउट है, समझाऊंगा और अच्छे से। नहीं सर कोई। अच्छा अगर मैं आगे हाँ अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज मेरा इनपुट कुछ स्ट्रिंग वैल्यू हो, तब कैसे होगा? नहीं, मतलब मेरा इनपुट वाइल स्ट्रिंग कोड नहीं होगी, यहाँ पे इंटीजर लगा रखा है, स्ट्रिंग नहीं होगी, एरर दिखा देगा। नहीं, देखो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कोड है वो किसी स्ट्रिंग स्टॉप, सपोज मैं स्टॉप वैल्यू लगाता हूँ, मतलब अगर मैं स्टॉप टाइप करूंगा तभी मेरा कोड ब्रेक होगा, तो कैसे होगा? अच्छा समझ में वो आपको कहना क्या? चाह रहे हो, समझ गया। जैसे तुम ब्रेक वाली कंडीशन कहना चाह रहे हो ना। नहीं मैं चाहता हूँ ऐसे कि n इज इक्वल्स टू, मैं 0 मतलब एंटर करूंगा तब मेरा सम करके दे देगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं सम टाइप करूँ और तब वो सम करके दे, ऐसा कब होगा? सम टाइप करके दो, अच्छा जब वाइल में सम टाइप करके दो, अच्छा ओके। तो y इज लेकिन इक्वल्स टू, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी ना, यहाँ पे हम इंटीजर करा रहे हैं, ठीक है। और जब अगर इंटीजर इसे हम एक टाइम पे एक ही टाइप का इनपुट ले सकते हैं, या तो स्ट्रिंग या तो इंटीजर। अब वो कैसे रेक्टिफाई करेगा कि आपका सम लेना चाह रहे हो ये आप, या फिर ये देना चाह रहे हो, वो कंडीशन चेक करना चाह रहे हो, क्योंकि दोनों अलग अलग करेंगे तो दिक्कत है। इनपुट तो एक ही है ना, या तो उसको स्ट्रिंग में ले सकते हैं तो इनपुट में ले सकते हैं। अगर इनपुट में लेंगे, वो स्ट्रिंग में लेंगे, तब वाइल चेक करेगा वो अंदर ऐड क्या करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। वो एरर आएगा, पता है किस टाइप का एरर आएगा, कि नॉट कंपैटिबिलिटी इशू का एरर आएगा, कि हम देखो या तो हम स्ट्रिंग ले सकते हैं इनपुट में, या तो इंटीजर ले सकते हैं। अगर स्ट्रिंग लेंगे इनपुट में हम, तो वैसे में इसको इंट बना सकते हैं, हो सकता है, रुको कोशिश करते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम इंट हटा देते हैं, रुको, लेकिन उसमें देना फिर हमें नंबर ही पड़ेगा, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू n इंट ऑफ n, ठीक है। और हम यहाँ लगा सकते हैं n नॉट इक्वल टू स्टॉप, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग को लगा देते हैं स्टॉप, ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ सॉरी। ओके तो हमने यहाँ पे 15 दिया मैंने, फिर मैंने 16 ऐसे करके बहुत सारे नंबर दिए, ठीक है। मैं यहाँ 0 भी दूंगा तो वो एंटर करेगा, ठीक है। 0 भी दूंगा तो वो भी चलेगा। अब मान लो मैं लिखता हूँ स्टॉप, ठीक है। अब देखो सही है, ये क्वेश्चन जा रहे थे। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग देंगे तो वो ऐड नहीं करेगा, इसमें एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एक भी इंटीजर में हम स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ टोटल में एरर दे देगा, पता है। ठीक है सर। अगर यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग देंगे ABCD देंगे तो पूछो। नहीं बस ठीक। हो गया? डाउट क्लियर? यस। किसी और कोई डाउट? ओके, एक सेकंड। इन द पैरामीटर ऑफ द ये क्या लिखा है? इंड, चलो छोड़ो इसको। फाइंड, अच्छा फाइंड होगा। Find the perimeter of a bar graph given the heights of each bar. Assume width of each bar is 1 unit and height is at least 1 unit and the height of each bar is given as integers. ठीक है। इनपुट फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट लाइन, अच्छा इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है एक बच्चे को और मैंने उसको डाउट था। तो फर्स्ट लाइन विल बी द नंबर ऑफ बार ग्राफ सेइंग एंड नेक्स्ट लाइन विल हैव स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज। पेरीमीटर ऑफ ईच बार ग्राफ प्रिंटेड ओवर मल्टीपल लाइंस एग्जांपल। मैंने इसे कराया है लेकिन इसको समझाऊंगा। एक सेकंड रुको, मैं पहले इसका एग्जांपल देखने दो कोई। एक नहीं तो एक बार क्राफ्ट का दे रहा है ना, हमें मल्टीपल करना है ना, ये तो एक का वैल्यू दे रहा है। मल्टीपल वाला है ये सर लेंथ ऑफ बार है, लेंथ ऑफ डिफरेंट बार्स। ऐसे है सर इसका ये बड़ा, और इसका आउटपुट ये आ रहा है सर। एक सेकेंड, हमें इसका देखो, इसका पेरीमीटर निकालना है ना हमको, और उसने बोला है मल्टीपल ग्राफ का बोला तो एक लिस्ट बनाएगा ना वो। चलो पहले सिंगल वाले के बना देते हैं, ठीक है। भाई मेरे पास एग्जैक्ट मटेरियल सेट करना होगा, ठीक है, और एक एक करके क्वेरी सॉल्व करना होगा। 17 मिनट है हमारे पास, बहुत टाइम है। ठीक है, तो अब हम कौन सा लगा? हाँ, बार ग्राफ वाला, ठीक है। जैसे मान लो मैं L दे दे रहा हूँ एक, तो जैसे मान लो मैं स्प्लिट करना सिखाई दिया ना, स्प्लिट करने के बाद जस्ट एक ले ले रहा हूँ अपनी ईज के लिए, वरना मेरे को पूरा एग्जांपल लेना पड़ेगा वरना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक बार ग्राफ है, मैं उसका समझा दे रहा हूँ। मल्टीपल के क्या करेंगे हम? रेंज लूप लगा देंगे, बस फॉर वाइल लूप लगा देंगे, एक एक करके उसमें आती आएंगी वैल्यूज, वो इजीली स्प्लिट करके लेता जाएगा। तो मैं एक के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वरना फिर मेरे को पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट दोबारा भेजना, मतलब पूरा टेस्ट केस का फॉर्मेट दोबारा भेजना। जैसे मान लो कि बार ग्राफ का भी किसी ने मुझे दिया था क्वेश्चन, तो हाँ ये वाला 5 to 3 वाला ग्राफ, ठीक है। ओके, फिर कॉमा लगा देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। देखो मैं समझाता हूँ। मेरे पास इमेज, एक क्वेश्चन में इमेज तो है ना, सब लोग समझ रहे हैं इसका बार चार्ट कैसे बनेगा? सब लोग समझ गए ना इसका बार चार्ट कैसे बनेगा? यस सर। हाँ ठीक है, तो जिन लोग को भी नहीं है तो क्वेश्चन भाई बता दो कौन सा क्वेश्चन है, तो लोग उसको रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन है, उसका बार चार्ट कैसे बनेगा? ऐसे 5 है तो उसकी लेफ्ट ऐसे 5 बनेगा, ऐसे आगे वो यानी राइटिंग साइड, ठीक है। तो उसका ऐसे 5 बनेगा बार, फिर छोटा ऐसे 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, ऐसे करते करते बनेगा। अब हमें क्या चाहिए? पूरा पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर मतलब जितना बाउंड्री है उसका सम हम करेंगे लेंथ का, तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका जो बीच का जो विड्थ है, एक जैसे एक बार हम बनाएंगे ऐसे करके, तो उसके बीच का जो विड्थ है वो 1 ही है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो हम 1 उसका ऐड करेंगे, क्योंकि 5 टाइम्स है तो उसका 5 हाइट रहेगा, 3 वाले का 3 हाइट रहेगा, और ऐसे करते करते बने रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचो। मैं ऐसे बार चार्ट बना के खोल के दिखाता हूँ, सेकंड। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम है शायद। हिस्टोग्राम। देखो दिख रही है सबको? देखो मान लो हमें इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके ये ऐड करना है टोटल बाउंड्री, ठीक है। दिख रही है सबको ये? तो बाउंड्री में हम देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी समझा भी रखा है, तो सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लॉजिक बना रखा है। देखो हमें मेन क्या करना है, पहले ये नीचे है, ये नीचे वाली, ये सबकी 1 1 है, ठीक है। तो जितनी लेंथ होगी हमारे एलिमेंट्स की, उतने ही हम 1 1 ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा? नीचे का पूरा ये बेस क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा ऊपर वाला ये पोर्शन बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ऊपर वाला भी देखो, एलिमेंट्स हैं कितना ऊपर और नीचे हो, लेकिन सब ये होंगे तो ये भी 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला भी 1 1 है सारे,
ऊपर वाले 1 1 है, कितने 1 1 है, जितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लो इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो नीचे के जो ये होंगे तो ये भी 6 × 1 हो जाएगा, यानी 6 हमारा हो गया, और ऊपर का भी 6 हो जाएगा, तो ये भी 1 1 1 1 ऐसे करके 6 हो जाएगा, ये भी, यानी 6 6 12 हो गया। इसका पेरीमीटर जो है 12 बन गया। अब इसमें हमें क्या ऐड करना बचा है, इसमें ऐड करना बचा है ये साइड वाले, ठीक है, ये साइड वाले, ये ऊपर वाले, ये साइड वाले, ये साइड वाले, ऐसे करके बचा है। तो इसकी एक अच्छी ट्रिक समझाता हूँ। देखो इसमें हमें क्या करना रहेगा कि हम पहले क्या करेंगे, अपने वाले को देखो, हम एलिमेंट चेक करेंगे पहला एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने पहले ऊपर और नीचे वाले तो हमने सब कर लिया, हम बचा है ये वाली साइड वाली लाइन लेना, ये वाली साइड लाइन लेना, ये वाली साइड लाइन लेना, ये सब करना बचा है हमें। तो इसका क्या करेंगे, अगर फर्स्ट है तो हम फर्स्ट वाले में उसका जितना लेंथ है पूरा लेंथ ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, देखो जैसे मान लो लेंथ 2 है, इसका 1.5 लेंथ है, ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, पूरा 1.5 जो भी है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, ये एज इट इज पूरा का पूरा ऐड होगा। और ऐसी राइट साइड वाले में, एंड वाले में, उसमें क्या करना है, एंड वाले में पिछला वाले का भी हाइट में डिफरेंस है वो भी लिखना है, और राइट साइड वाले का जो है वो भी लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना कितना हो गया, पहले जितनी सबकी ब्रेथ है ऊपर नीचे की दोनों की वो हो गई, साइड साइड का हो गया। अब बच रहे हैं बीच वाले, ये जो बीच में एलिमेंट्स हैं थोड़े थोड़े बड़े छोटे, इसका डिफरेंस देखना है। देखो अगर अब हम देखते हैं लेफ्ट वाले से, अगर ये ऐसे फर्स्ट और लास्ट वाले कन्वर्ट कर चुके हैं हम, तो हमेशा हमारे पास एक लेफ्ट वाला रहेगा ही रहेगा। हम लेफ्ट वाले को देखेंगे, अगर लेफ्ट वाले की हाइट बड़ी है या छोटी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा वो कभी भी, और उसको ऐड कर देंगे। देखो चाहे बड़ा हो, अगर देखो बड़ा छोटे में डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम बड़े को छोटे से डिवाइड कर देंगे तो पॉजिटिव में आएगा, छोटे को बड़े से डिवाइड कर देंगे नेगेटिव में आएगा। और हमें कैसे मालूम चलेगा बड़ा छोटा है, कंप्यूटर अपना डिसाइड करे, अगर नेगेटिव में आएगा तो एब्सोल्यूट उसे ऑब्वियसली प्लस में कर देगा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट से हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है। अब मेरे पास एल लिस्ट है, तो मैं करूंगा एन में लेन ऑफ एल स्टोर कर लूंगा। इस फंक्शन से क्या होगा, इस फंक्शन से एन में नंबर ऑफ एल सेव हो गया। अब हम बनाते हैं एक पेरीमीटर करके, पेरी करके हमने वेरिएबल बना लिया, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, ठीक है। उसमें पहले हम 0 स्टोर करते हैं, ठीक है, मतलब पेरीमीटर अभी हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ जितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, पेरी प्लस इक्वल टू एन इंटू 2। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पेरीमीटर की लेंथ कितनी भी हो, हमने बताया था कि जब उसका 1 ही रहेगा हमेशा विड्थ, ठीक है। तो यहाँ जितनी लेंथ है उतना ही नीचे का उतना ही ऊपर का, यानी हम ट्वाइस 2 बार लिखेंगे, तो n इंटू 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे बार ग्राफ था उसका नीचे का पूरा बेस और जो हाइट पे ऊपर टॉप वाली बिल्डिंग्स के जो टॉप वाला एरिया था वो हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर में वो ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेंज चलाएंगे फॉर आई एन एल, ठीक है, फॉर आई एन एल चलाएंगे। एक काम करें, फॉर आई एन रेंज चलाते हैं, रेंज। इससे क्या होगा, हमें मालूम चलेगा पहला और आखिरी कौन सा है। फॉर आई इन रेंज एन चलाएंगे, ठीक है, तो उसमें 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट्स चलेंगे, जो कि पूरी लिस्ट चलेगी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे, इफ क्या चेक करेंगे, इफ आई डबल इक्वल टू 0, अगर आई 0 के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, पूरा ऐड कर देंगे जो भी एलिमेंट है, क्योंकि लेफ्ट वाली बाउंड्री में पूरी ऐड करनी रहेगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे पेरी इज प्लस इक्वल टू एल ऑफ 0 या एल ऑफ आई, जो भी लिखना चाहे, ठीक है। एलिफ, इस एलिफ का मतलब क्या हुआ कि अगर इफ नहीं चला, अगर इफ 0 नहीं हुआ आई तो चलेगा। एलिफ में क्या करेंगे, आई डबल इक्वल टू n-1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये ब्राउन ऑरेंज कैसा, अरे छोड़ो, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा पता चल रहा है तो सेम टू सेम आई के साथ वो जो एल ऑफ आई है वो ऐड होगा। और एक स्टेटमेंट और लगाना पड़ेगा, क्या हमें, ई पेरी प्लस इक्वल टू, इसमें लगाएंगे पेरी प्लस इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ L of I minus 1 minus L of I, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि L मतलब जो भी एलिमेंट में हम लास्ट वाले n-1 मतलब लास्ट वाले पे खड़े हुए, लास्ट वाले का मतलब I-1 यानी उससे पीछे वाली बिल्डिंग देखो, उसके पीछे वाली बिल्डिंग की हाइट और लेंथ कितनी है उसको हम माइनस कर देंगे, और माइनस करके जितना भी आएगा प्लस या नेगेटिव में उसको हम एब्सोल्यूट से ऐड कर देंगे, ठीक है। और सेम हम लगा देंगे एल्स में, सेम हमने लगा दिया एल्स में, और हम फिर प्रिंट कर देंगे क्या, पेरी प्रिंट पेरी। देखो भाई इसका 36 था क्या आंसर, भाई किसने क्वेश्चन दिया था प्लीज चेक करना तो। यस सर 36। हाँ ठीक है, तो आया समझ में, किसी को कुछ भी डाउट सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझो, ठीक है। देखो हम ये समझ में आया कि ये n/2 कैसे लिख रहे हैं, यस सर ये आगे समझ में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, देखो
हमारा हम बेस क्लियर कर चुके हैं, टॉप वाली हाइट क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या चेक करना रह जाता है, बिल्डिंग्स और उसकी हाइट का डिफरेंस। क्योंकि पेरीमीटर हम क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसकी हाइट का डिफरेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने, अब हमें मालूम चलेगा कि लेफ्ट वाला है या आखिरी वाला है। देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इटरेटिवली चेक कर रहे हैं, या तो पहला हो या तो आखिरी हो। अगर पहला है तो उसकी तो सेम टू सेम लेंथ पूरी ऐड हो रही है, देखो ये तो पूरी पूरी ऐड हो जाएगी। सर आखिरी है आपके तो पास ये सर आपके पास भेजा है सर, बार ग्राफ सर ने भेजा होगा आपको। एक सेकेंड, हाँ ओके नाइस। एक सेकेंड मैं इसको डाउनलोड करके कहाँ करूँ फिर। एक सेकेंड रुकना सर। दिख रहा है अब? यस सर। अरे भाई पूरा सिलेक्ट कर दो। हाँ ठीक है, देखो हमने पहले ये लेंथ 7 था तो 7 का 7 कर दिया, 1 1 1 ऐसे करके ऐड कर दिया। अब देखो हमें अब क्या चेक करना है, देखो हमने ऊपर वाले 1 1 1 और नीचे वाले 1 1 1 सब ऐड कर दिए तो उसकी टेंशन खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से मतलब अब हमें चेक करना है कि इसकी लेंथ ऐसे करते करते हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब हमें देखो, हमेशा सोचो कि पहला और आखिरी के साइड वाले हमेशा ही पूरे पूरे ऐड हो जाएंगे। तो हमें उसकी कंडीशन मैंने बनाई यहाँ पे, इफ i डबल टू 0, मतलब अगर लेंथ का वैल्यू 0 है यानी फर्स्ट वाला यानी स्टार्टिंग वाली बार ग्राफ की है तो पूरी पूरी उसकी स्टार्टिंग वाली चेक हो जाए, मतलब ऐड हो जाएगी। और अगर आखिरी वाली है तो हम ऐड तो कर रहे हैं आखिरी वाली और उससे पहले वाली भी चेक कर रहे हैं उसका डिफरेंस लेके। कैसे है वो समझाता हूँ। देखो हमने पहले आखिरी कर ली, अब हम कैसे चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है उसमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। देखो हमें चेक करना पड़ता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे क्या कर रहे हैं हम कि दोनों को माइनस कर दे रहे हैं और एब्सोल्यूट कर दे रहे हैं। मतलब अगर देखो अगर हम बड़ा छोटा चेक करते उसमें गड़बड़ होती तो क्या आता, माइनस में आ जाता था तो प्लस में आता। तो हमने एक बार में एब्सोल्यूट में लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इस जब मान लो पहले आ चुके हैं, पहला हो चुका है ऐड कर दिया, अब आए नेक्स्ट वाले पे। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले से पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी थी। इसकी लेंथ 5 इसकी 3 है, यानी माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एब्सोल्यूट में 2 आ गया, यानी ये ऐड 2 की 2 पूरी ऐड हो गई, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वाले पे आए, नेक्स्ट वाले से देखा अच्छा 3 है 4 है, हमने 3 माइनस 4 किया, -1 है, एब्सोल्यूट लगा हुआ था 1 हो गया, तो इसकी लेंथ जो है ये बीच की 1 ऐड हो गई। फिर हम अगले वाले पे आए, अच्छा अगला वाला 1 है, 4 - 1 करेंगे 3, तो ये 3 ऐड हो गई। ऐसे 3 पे आए, 1 - 3 करेंगे तो 2 बीच में डिस्टेंस बची, 2 ऐड कर दी। 2 पे आए, 3 - 2 करी, 1 बच गया। 5 पे आए, 5 - 2 का 3 डिस्टेंस बच गई। अब क्योंकि लास्ट वाला है हमने ये तो ऐड कर दी थी और साथ में हमने क्या ऐड करा था, हमने यहाँ पे एक और लाइन चलाई थी। देखो हमने यहाँ पे एक और पेरीमीटर की एब्सोल्यूट लाइन चलाई थी, क्या कि L - 1 माइनस L - I, L मतलब L ऑफ I - 1 माइनस L ऑफ I, मतलब पीछे वाले से अभी वाला माइनस कर दो, जितना भी डिस्टेंस है एब्सोल्यूट में लिख दो और अपना साइड वाला राइट साइड वाला तो पूरा लिखना ही, क्योंकि वो आखिरी वाली लाइन है। हुआ क्लियर या अभी भी कुछ डाउट है? यस सर और किसी को और कुछ डाउट आया समझ में, मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा है? पहले हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हमने, छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया वो, तो उससे क्या करा हमने, उससे पहले ऐड कर दिया अपने। देखो हम प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो सकती है, बस तरीका अच्छा होना चाहिए। अब हम कैसे सोचेंगे, देखो अगर आप लोग सोचते, अगर ऐसे मैं इस बारे से दिखाऊं तो आप लोग करते, तो आप लोग ने क्या अप्रोच लगाई थी, मुझे समझाओ। जिसको डाउट था उसने क्या अप्रोच लगाई थी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? मेरे से हुआ नहीं सर, ये ओपीपी का क्वेश्चन है सर। ओपीपी का क्वेश्चन है ये? यस सर। मॉक वाला है ना ये तो शायद? नहीं सर, ये ओपीपी में आया था सर इस वाले क्वेश्चन में मेरे 2 केस पास हो गए थे, लास्ट नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे। अच्छा मुझे ये किसी ने ओपीपी से पहले क्वेश्चन, तुम लोग के प्रैक्टिस मॉक में भी था क्या क्वेश्चन? ये मुझसे किसी ने पूछा था, मेरा दोस्त वगैरह था, उसने मुझसे पूछा कि समझा दो, तो मैंने समझाया था उसे, ये समझाया था। नहीं मॉक में तो नहीं था सर। नहीं प्रैक्टिस वगैरह में था क्या, कहीं भी था? क्योंकि मैंने समझाया ये अभी 1-2 महीने पहले, ओपीपी से पहले समझाया मैंने। पता नहीं सर मुझे। हाँ मतलब होगा शायद, क्या पता, उसको मैं दे दिया। सेम क्वेश्चन समझाया था, उसमें क्या था, बस आप लोग को प्रॉब्लम को स्प्लिट करना है अपने अपने उसमें कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, थोड़ी सी अप्रोच लगानी है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इफ स्टेटमेंट्स लगाने, लूप्स लगाने। देखो यहाँ लूप का कोई खेल नहीं था, क्यों? लूप का खेल था लेकिन जैसे मैंने तो सिर्फ एक लिया है, ठीक है। अब आप लोग अगर अलग अलग बार ग्राफ्स का ऐड करके देना है तो बस क्या है, लूप लगा दिया कि सब बार की एक एक करके लिस्ट आ जाएगी, सबको स्प्लिट कर देंगे और सबकी वैल्यूज में जो मैंने लॉजिक लगाया सिंपल सिंपल लॉजिक ही लगा देंगे, ठीक है। सर मैंने इसका आंसर भी भेजा सर, वो भी देखने। कौन सा वाला आंसर भेजा है? सर भी भेजा सर, ये जो लिख रखा है तमन्ना इससे ऊपर वाला सर। एक सेकंड से मुझे मीटिंग खोलने दो। हाँ ये इसका आंसर है। ये सर उन्होंने दिया है सर, किसने? आईटीएम वालों ने दिया है सर। सर इसके आंसर से ऊपर वाले में देखना एक बार जो कोड है।
उसमें बस यही गलती है ना कि उसमें लास्ट लाइन का नहीं निकाल, लास्ट लाइन में एरर आ जाएगा जब आखिरी बार आएगा तो, क्योंकि उसमें भाई i+1 कुछ नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन मुझे पढ़ने दो। 1 2 3 4 है, लैन कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, टोटल 0 है, आई इन रेंज एम्प्लाई आई इक्वल 0, टोटल के टोटल प्लस इंट ऑफ एल ऑफ 0 एल्स। हाँ, इसमें लास्ट वाला ऐड नहीं हो पाएगा ना एक बार एक्स्ट्रा, इसलिए ठीक है सर। ठीक है। इसमें देखो, इसमें पहला वाला देखो, इफ कंडीशन से पहला वाला ऐड हो रहा है और बाकी सबका एक एक माइनस वाला ऐड हो रहा है। इसमें थोड़ा तुम्हारा आंसर हमेशा कम आ रहा होगा, एक जो लास्ट लिस्ट का लास्ट एलिमेंट उससे हमेशा कम आ रहा होगा, यानी 4 है तो 4 कम आ रहा होगा टोटल से, है ना? नहीं, एरर ही आ रहा है आखिरी में, वो लास्ट लाइन में शायद वो इसलिए आ रहा होगा ना क्योंकि मैंने i+1 लिख दिया, लेकिन वो i रेंज से बाहर जा रहा हाँ, है। i-1 आएगा वो फिर। हाँ, मैंने पढ़ा नहीं सही से, i-1। ठीक है, उसका डाउट क्या था, एक सेकंड। हाँ, ये आंसर है, ठीक है। फॉर इंट और i इन रेंज n सम इक्वल टू 0 h इक्वल टू लिस्ट मैप स्ट्रिप और स्प्लिट इनपुट ले रहा है वो, और फॉर x इन रेंज len ऑफ h माइनस 1 x in range len of h minus 1 sum is equals to absolute len into 2 प्लस, अरे वही तो किया है सेम, बस मैंने इफ एल्स लगा दी। देखो ये स्टेटमेंट वही है सेम। देखो ये क्या कर रहा है, पूरी रेंज चला रहा है, रेंज में क्या कर रहा है, एक सेकंड, हाँ पूरी रेंज चला रहा है, रेंज में लेके देखो l-1 तक चल रहा है, यानी जैसे मान लो 5 है तो 4 बार चल रहा है, ठीक है। मतलब हमेशा वो x और x+1 को माइनस कर रहा है, उसका एब्सोल्यूट लेके ऐड कर रहा है, और सब में क्या कर रहा है, लेंथ इंटू 2 जैसे मैंने पहले करा था, और h ऑफ 0 h ऑफ 1 वैसे ऐड कर रहा है। बस मैंने थोड़ा इफ एल्स वाले तरीके से कर दिया था, यहाँ इफ एल्स वाले डायरेक्ट ही कर दिया, बस सेम है एकदम, लॉजिक भी सेम है, Yes, sir. बस मैंने इफ एल्स लगा दी थी, यहाँ इफ एल्स नहीं लगा, बस इतना अंतर है, कोई अंतर नहीं है। मैंने सोचा इजी, देखो ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसलिए मैंने इजी तरीके से लिख के दिखा दिया। तरह कुछ भी आ सर सकता है, दोनों से। वो वाला समझ में आ गया सर, वो बड़ा है इसमें। हाँ, इसमें इसलिए डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो हम क्योंकि मैप कर रहे हैं इंटीजर को, मतलब इसको इंटीजर बना के वो कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैप का फंक्शन क्या होता है कि जो भी हम ले रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इस लिस्ट में ऐड कर दे, तो एच एक लिस्ट बन गई, ठीक है। उस लिस्ट का लेंथ -1 से हम रेंज चला रहे हैं, सम कर रहे हैं। देखो जो मेरा कोड था उसमें भी हम सम कर रहे थे। देखो एक हम दो चीजें छोड़ी थी, क्या, एक पहला वाला इफ जो 0 ले रहा है, एक दूसरा वाला एलिफ जो लास्ट एलिमेंट ले रहा है, बाकी सारे एल्स। तो मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स से पहला और दूसरा छोड़ रहे हैं हम, और पहला और आखिरी छोड़ रहे हैं, बाकी 8 बार चला रहे हैं। लेकिन हम जो एलिफ था उसमें भी एक बार चला रहे थे, टोटल 9 बार ये वाला एब्सोल्यूट चला रहे हैं। तो इन्होंने भी 9 बार चलाया, क्या l-1 लेंथ -1 कर दिया, 9 बार चलाई। फिर उन्होंने लेंथ इंटू 2 कर दिया जैसे मैंने करा था, और वैसे उसमें 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट ऐड कर दिया, सेम टू सेम। ठीक है, आया समझ में? और इसमें कुछ नहीं हो रहा है। देखो इसमें इनपुट ले रहे हैं, उसको स्ट्रिप करके स्प्लिट कर रहे हैं। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि आगे कोई भी जैसे इंटीजर है, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक इंटीजर है, उसमें आगे बहुत सारी स्पेस है, फिर कोई हमने मटेरियल लिखा है, फिर बहुत सारी स्पेस है, तो उसको स्ट्रिप करने का मतलब आगे की फालतू स्पेस और पीछे की फालतू स्पेस हटा देनी है, और मतलब सिर्फ मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो रहने देने हैं, ठीक है। और स्प्लिट कर देंगे मतलब जो स्प्लिट के अंदर कैरेक्टर पड़ा रहेगा, अब बाय डिफॉल्ट है तो स्पेस रहेगा, तो स्पेस से स्प्लिट कर देगा, उसको मैप कर देगा टीचर बना के, क्योंकि ये इनपुट लिया इंटीजर में नहीं था, स्ट्रिंग में था, और स्प्लिट करना है तो हमें स्ट्रिंग में लेना जरूरी है, ठीक है। तो इंटीजर से मैप करेंगे मतलब उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसकी एक लिस्ट बना देगा। आया समझ में? थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आ जाएगा। यस सर, यस सर। सेम ही है एकदम। हाँ, और डाउट क्लियर हुआ सबका? यस सर। ओके।